प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि हम हमारी पाठ्य पुस्तकें हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास को पढ़ रहे थे और हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास में जो हमारा अगला बिंदु था वो हिंदी साहित्य का काल विभाजन। तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन इससे अर्थ से कि हिंदी जो भाषा है और उसका जो साहित्य रहा और उस साहित्य का काल विभाजन अर्थात समय के अनुसार उसमें किस प्रकार से परिवर्तन और परिवर्धन आया, तो उसका वर्णन हम लोग करेंगे आज। उसके साथ साथ सबसे पहले जिस तरह से कोई भी साहित्य रहा हो, कल भी हम लोगों ने बात की थी और उसकी खातिर बताया कि विद्वान जो हैं वो उनकी समय सीमा को लेकर के आपसी मतभेद रखते हैं, क्योंकि उस समय के जो विद्वान हुए उन्होंने अपने अपने अनुसार काल विभाजन की जो है वो समय तिथि को बताया, उसके साथ साथ उस कालखंड का विभाजन किया। उस कालखंड के विभाजन के साथ साथ जैसे हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, जिस तरह से डॉक्टर ग्रियर्सन है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं, उसके साथ साथ जो अलग अलग विद्वान हुए डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या कहें कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं, राहुल सांख्यात्यायन जी हैं, द्विवेदी जी हैं, मिश्र बंधु हैं, तो सबने अपने अपने अनुसार इसका काल विभाजन किया। लेकिन जब आज हम इसको सही ढंग से पढ़ें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसकी जो परिभाषा दी उस परिभाषा को सर्वसम्मति से मान लिया गया, उसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। उससे पहले जो इन विद्वानों के आपसी मतभेद रहे, तो उन मतभेदों को लेकर के हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि वैसे देखा जाए तो अभी जो हमारा विक्रम संवत है वो 2081-82 चल रहा है, जबकि हिंदी की जो उत्पत्ति है और हिंदी का जो काल देखें, काल विभाजन की दृष्टि से देखें तो करीबन 1000 वर्ष पूर्व की बात बताई जाती है। क्योंकि वैसे देखा जाए तो जो मिस्र बंधु थे, जो मिस्र एक गोत्र है, और उन लोगों ने क्या है कि इसको 700 से जोड़ दिया, कुछ विद्वानों ने इसको 1000 से जोड़ते हैं, और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो करीबन 1050 से जोड़ते हैं। तो आदिकाल की जो शुरुआत है वो 1050 से लेकर के 1375 तक का जो समय रहा उससे जोड़ते हैं। मिस्र बंधु हैं वो उनको 700 से लेकर के 1200 तक का जोड़ते हैं। उस दौरान जो साहित्य सर्जन हुआ करता था, उस साहित्य सर्जन के अंदर जो आदिकाल का जो साहित्य रहा, उस आदिकाल के साहित्य के अंदर उस समय की जो संस्कृति रही, उस समय की जो प्रवृत्ति रही, उस समय की जो परिस्थितियां रही, और उस दौरान कैसे कैसे लेखक हुआ करते थे, कैसे कवि हुआ करते थे, कैसे साहित्यकार हुआ करते थे, तो उन सब का जो अध्ययन है वो हम लोग करेंगे। और इसकी खातिर खातिर बताया जाता है कि इसकी जो उत्पत्ति है वो अपभ्रंश है। और वैसे देखा जाए तो जैसे हिंदी की जो उत्पत्ति थी आपकी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट, तब जाकर के कहीं हिंदी निकल करके आई, और इन विद्वानों ने काल विभाजन को लेकर के अपने अपने जो मत प्रस्तुत किए और उन कालों को अपने अपने नामों से जो संबोधन किया, तो उसका जो अध्ययन है वो हम लोग कर लेंगे। सबसे पहले देखें तो हिंदी साहित्य का जो विभाजन है उसको लेकर के विद्वानों में अनेक दृष्टिकोण अपने रखे। उनमें वो बताते हैं कि जैसा आपको बताया कि 1000 वर्ष पूर्व दीर्घ काल अवधि कारण मतलब लंबा समय बीत गया, दीर्घ अर्थात बड़ा, तो अनेक साहित्यकारों ने और अनेक कवियों ने इसका वर्णन किया। उसके साथ साथ हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है वो ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो इस कालक्रम को इस कालखंडों में विभक्त किया गया है, जिसके अंतर्गत आदिकाल आता है, पूर्व मध्यकाल है, उत्तर मध्यकाल है और आधुनिक काल है। अब प्राचीन जो विद्वान थे उन विद्वानों ने या साहित्यकारों ने इस आदिकाल को आदिकाल और इस काल विभाजन को इस आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, अब कुछ विद्वानों ने इस पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कह दिया, कुछ एक ने इसको उत्तर मध्य काल को रीति काल कह दिया, कुछ एक ने आधुनिक काल को गद्य काल कह दिया, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उस समय के जो साहित्यकार हुए उन साहित्यकारों ने अपने अपने अनुसार इसका काल विभाजन किया। अब उस दौरान जो साहित्यकार हुए उन साहित्यकारों में जो आधुनिक युग के कवि रहे उनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, उनके नाम से एक युग की जो शुरुआत है या एक युग कहें,
उसके साथ द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। उसके बाद शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जिनका संबंध छायावाद से है, मुंशी प्रेमचंद जी। तो इन कवियों के नाम पर ही और एक तरह से एक युग का निर्माण कर दिया गया, क्योंकि जिस तरह से एक समय सीमा, एक समय अवधि, उस समय अवधि के दौरान एक जो महान साहित्यकार कहें, एक महान अभिनेता कहें, एक महान नेता कहें, एक महान क्रांतिकारी कहें, या एक महान साहित्यकार कहें, तो ऐसे व्यक्तियों के व्यक्तित्व और उनकी रचनाओं को लेकर के, और जिस तरह से जो साहित्य सर्जन किया जाता है या ज्ञानवर्धक जो रचनाएं रची जाती हैं, या समाज के लिए जो एक तरह के मार्गदर्शन हो, तो उनका जो चर्चा की जाती है, तो वो अपने आप में एक युग ही मान के चलो। जिस तरह से हमें अगर इसको थोड़ा सा हल्का सा अलग हटा के देखें, तो एक फिल्म जगत के अंदर है जो हमारे एक महानायक हैं अमिताभ बच्चन जी, तो उनका भी अपना एक युग मान के चलो आप, बिग बी के नाम से संबोधित है। तो वैसे ही क्या है कि इनको भी हम लोग एक युग से जोड़ते हैं। भारतेंदु जी का जो संबंध है वो आधुनिक हिंदी या आधुनिक हिंदी के जो जनक है, और उसके साथ साथ जिस तरह से उससे पहले जो अलग अलग भाषाएं चला करती थी साहित्य की, तो उन भाषाओं में संशोधन करते हुए या उन भाषाओं को छोड़ करके उनको दरकिनार कर एक नए युग की शुरुआत है। और उसके बाद से हम लोगों ने जो हमारा जो साहित्य वो हिंदी भाषा में पढ़ना शुरू किया। उससे पहले भी पढ़ते थे, उसमें कुछ त्रुटियां थी, कुछ देश विदेश शब्द आया करते थे, अरबी फारसी के शब्द हुआ करते थे, संस्कृत के शब्द होते थे, तो उनको एक सही रूपरेखा देते हुए और इन्होंने अपनी काव्य की रचना की। उन काव्य रचनाओं में उस समय जैसे जो नायक रहे या लेखक रहे, तो उन लेखकों का अपना एक विषय हुआ करता था। जिस तरह से सबसे बड़ी जो विकट समस्या थी राष्ट्रीयता को लेकर के, तो हमारा जो राष्ट्र है वैसे तो सुदृढ़ राष्ट्र कह सकते हैं, किंतु पहले वो क्या है कि अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, अलग अलग खंडों के अंदर बटा हुआ था। अंग्रेजी साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य था। तो उस दौरान जो साहित्य सृजन होता था, लोगों को जागृत करने का जो प्रयास किया जाता था, उसमें हमारी जो सामाजिक स्थिति थी उसको लेकर के, या हमारी जो सांस्कृतिक स्थिति थी उसको लेकर के, या कहें कि उस दौरान अनेक प्रकार के जो आंदोलन हुए, उन आंदोलनों के आधार पर इनका जो कालखंडों के आधार पर नामकरण कर दिया गया। या कह सकते हैं कि राष्ट्र को चेतना, राष्ट्र को जागृत करने का प्रयास है, या पुनर्गठन का जो निर्माण है वो किया गया। तो ये सारी की सारे जो विषय हैं, उन विषयों को लेकर के इस तरह की जो रचनाएं वो की जाती थी। अब उस दौरान का जो साहित्य, अभी जैसे आपको बताया कि उसी दौरान है जो भक्ति काल रहा, पुनर्जागरण काल रहा, या स्वतंत्रता तो बाद का काल रहा, या उससे पूर्व का जो काल रहा, तो उन विषयों को लेकर के ये जो लोग हैं वो अपनी रचना किया करते थे। आगे वाला जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन, उसकी जो परंपरा है, उस परंपरा की जो शुरुआत है वो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने की। अब जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने इस आदिकाल को और इसका जो काल विभाजन किया, तो इसको चारण काल के नाम से संबोधन कर दिया। इस आदिकाल को उन्होंने क्या है कि चारण काल से संबोधित किया, और उसके साथ साथ इसकी जो समय सीमा रखी गई वो 1700 से लेकर के 1400 तक का जो समय था वो उसको रखा गया। उसके बाद जैसे जैसे समय परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन का जो संबंध है, जैसे ब्रज का कृष्ण काव्य, तो ब्रज के कृष्ण काव्य की जो समय अवधि है वो 1500 से लेकर के और 1600 तक रखी गई। फिर जिस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा, या जो मिश्र बंधु हैं उन्होंने उस रीतिकाल को अलंकृत काल कह दिया। तो इसी तरह से इन्होंने रीतिकाल की जो समय सीमा है वो करीबन 1580 से लेकर के और 1692 तक का जो समय रखा गया वो इसमें रखा गया। फिर जिस तरह से हमारे महाकवि तुलसीदास जी आए, तो तुलसीदास जी को लेकर के और अन्य परिवर्तित कालों के साथ साथ इनका जो संबंध जोड़ दिया गया, और उसने इसकी जो समय अवधि है वो 1600 से लेकर के 1700 तक रखी गई। अब कहा जाता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने इनका जो संबंध है वो 18वीं शताब्दी के आसपास का रखा गया, और उसमें जो राजनीतिक बिंदु थे उनको शीर्षक बना करके अपनी रचनाओं के अंदर शामिल किया। इसी क्रम में जो काल विभाजन का जिक्र करें, तो काल विभाजन के जिक्र के अंदर जो मिश्र बंधु थे, और उन्होंने मिश्र विनोद के नाम से अपने साहित्य रचना की। अन्य विद्वानों ने इसको 4 भागों में बांटा, जबकि मिश्र बंधुओं ने इनको जो है वो 6 भागों के अंदर विभाजित किया। अब ये जो 6 भाग रहे, उन 6 भागों के अंतर्गत उनका जो
सर्वप्रथम जो काल रहा वो प्रारंभिक काल के नाम से जाना गया, जिसकी जो समय अवधि है वो विक्रम संवत 1700 से लेकर के 1444 तक का जो समय रहा। तो उनके अनुसार जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन है, वो हिंदी साहित्य का काल विभाजन करीबन 1700 से लेकर के 1444 तक का जो समय है वो इसके अनुसार है। दूसरा है जो काल है, उस काल का नाम उन्होंने माध्यमिक काल के नाम से पुकारा उन्होंने, और इसकी जो समय अवधि है वो आपकी 1445 से लेकर के 1680 तक का जो समय है, तो उस तिथि के हिसाब से इन्होंने इसका काल विभाजन किया। इसी क्रम में अलंकृत काल, जो हम सिंगार काल का जिक्र कर रहे थे, तो इस काल को लेकर के उन्होंने 1681 से लेकर के 1889 तक का जो समय है उस समय को रखा गया। एक इन्होंने अज्ञात काल का नाम दे दिया, तो इसके साथ साथ इन्होंने इसकी समय अवधि को निर्धारित नहीं किया, किंतु ये जो बीच का समय रहा, क्योंकि 1889 के बाद इन्होंने जो पांचवा काल रखा वो प्रवर्तित काल के नाम से रखा। तो प्रवर्तित काल का जो समय बताया इन्होंने वो 1890 बताया, और यहाँ जो अलंकृत काल का जो समय बताया वो 1889 बताया। तो ठीक बीच का जो एक साल रहा उसको इन्होंने अज्ञात काल नाम दिया। इसकी जो समय अवधि है वो समय अवधि करीबन 1890 से लेकर के 1925 तक का जो समय था वो इन्होंने परिवर्तित काल के नाम से जो नाम रखा गया, और उसके हिसाब से इसका साहित्य का काल विभाजन किया। और उसके पश्चात जो वर्तमान काल, और वर्तमान काल की खातिर बताया जाता है कि 1926 से लेकर के आज तक का जो समय है उस समय को उन्होंने वर्तमान काल का। अब डॉक्टर गिरियसन, मिस्र बंधु, किंतु काल विभाजन की दृष्टि से देखें तो काल विभाजन की दृष्टि से और अपनी हिंदी भाषा के अंदर जो काल विभाजन का सही रूपरेखा या कहें या सही जो आंकलन किया वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। अब शुक्ल जी ने इसका जो काल विभाजन है उस काल विभाजन की खातिर बताया गया कि आदिकाल, इस आदिकाल की जो शुरुआत है उसको आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल का, उस वीरगाथा काल के काल की जो समय सीमा रही वो करीबन 1050 से लेकर के 1375 तक की रही। उसको उन्होंने आदिकाल या वीरगाथा काल का 1375 से लेकर के 1700 तक का जो समय रहा वो उन्होंने मध्यकाल या भक्ति काल के नाम से संबोधित किया। उसके साथ साथ 1700 से लेकर के 1900 तक का जो समय रहा तो उस समय को उन्होंने रीतिकाल या सिंगार काल के नाम से संबोधित किया। उसके बाद 1900 से लेकर के अब तक की जो समय सीमा है, आज का दिन भी उसमें सम्मिलित है, तो उसको उन्होंने गद्य काल के नाम से संबोधित किया। अब बताया जाता है कि आदि काल के अंदर जो गद्यपद रचनाएं हुआ करती थी, उन गद्यपद रचनाओं के साथ साथ जो सिद्ध और नाथ थे उन्होंने भी अपने पदों की रचना की। उसके साथ साथ कुछ फुटकर रचनाएं हुआ करती थी। फुटकर रचनाओं से आशय है कि मुक्त काव्य, मुक्त काव्य अर्थात स्वतंत्र रूप से रची हुई रचनाएं। तो पहले की जो रचनाकार रहे या पहले के जो विद्वान रहे वो लोग अपने स्वतंत्र भाव से रचना किया करते थे। तो एक प्रबंध काव्य होता है, एक मुक्त काव्य होता है। तो इनकी जो रचनाएं थी वो फुटकर रचनाएं कही गई। उन रचनाओं के अंतर्गत जैसे दोहा, कविता, पद आदि आया करते थे। तो इन फुटकर रचनाओं के जो कवि रहे उनमें विशेष करके जो नाम है वो कबीर जी का लिया जाता है, क्योंकि कबीर जी अपने मुखवाणी से और जो उनकी जो रचनाएं हैं कवित, विजक, रेमाणी और सुदखड़ी भाषा के अंदर वो अपनी रचना किया करते थे। उनको वाणी का डायरेक्टर भी कहा जाता था। समाज के अंदर जो फैला हुआ पाखंड था उसको दूर करने का वो प्रयास कर रहे थे। तो हिंदू मुसलमानों की जो एकता है उनकी बात कही, और बहुत ही उत्कृष्ट रचनाएं उन्होंने अपनी पद, ये जो कवित और विजक है या रेमाणी है उनके अंदर उन्होंने की। तो इसकी खातिर बताया जाता है कि इस तरह की जो फुटकर रचना है वो उसमें देखने को मिलती है। उसके बाद ये आदिकाल, उसके बाद जो पूर्व मध्यकाल है, पूर्व मध्यकाल के अंदर 3-4 प्रकार के कवि देखने को मिलते हैं। विशेष करके जो नाम है वो सगुण और निर्गुण के अंदर देखे तो निर्गुण के अंदर है मलिक मोहम्मद जायसी जी, और जो एक सूफी प्रेमिक प्रेम मार्गी कवि रहे। उसके साथ साथ कुछ जो कवि हैं वो ज्ञान मार्गी रहे। उसके साथ साथ सगुण भक्ति के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी
कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि रहे और राम भक्ति शाखा के कवि रहे। तो ये अलग अलग रचनाकार रहे। जो उत्तर मध्य काल रहा उसे रीतिकाल के नाम से संबोधित किया गया, और उसके साथ साथ जो आधुनिक काल है उस आधुनिक काल को गदखंड के नाम से पुकारा गया। उस गदखंड के अंदर जो रीतिकाल की भाषा चल रही थी ब्रज भाषा, उस ब्रज भाषा के दरकिनार कर खड़ी बोली हिंदी को अपने साहित्य के अंदर प्रचलन में लेकर के आए। उसके साथ साथ उसकी जो प्रथम द्वितीय और तृतीय कहें कि क्रमबद्ध जो श्रृंखलाएं चलती रही, तो उसके बाद उसका जो नया विकास है हिंदी भाषा के उद्भव में, वो विकास होता रहा। तो इस तरह की जो रचनाएं हैं वो रचनाएं हिंदी साहित्य के काल विभाजन को लेकर के विभाजित की गई। तो ये अपना हिंदी साहित्य का काल विभाजन, इस काल विभाजन के अंदर अब विशेष करके उस समय के जो रचनाकार रहे, उन रचनाकारों ने अपने जो साहित्य सर्जन किया, जिस तरह से समाज का मार्गदर्शन किया, उन मार्गदर्शन और उस समय की जो परिस्थिति, उस समय की जो प्रवृत्ति, उस समय की जो रचनाएं और उन रचनाओं के जो विषय, उनके बारे में हम लोग कल पढ़ लेंगे।